Hello everyone, welcome to Sneha History Classes. I hope you all are doing well. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रिफॉर्म्स ऑफ विलियम बेंटिक। इससे पहले मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है जो कि इसके पार्ट 1 को कवर करती है, जिसमें हमने डिस्कस किए हैं सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल रिफॉर्म्स, इसके अलावा एजुकेशनल रिफॉर्म्स और इसके अलावा जो भी रिफॉर्म्स विलियम बेंटिक लेकर आए थे वो हम डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको वो मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अगर आप स्पेशली बीए के स्टूडेंट्स हैं तो आपको यहाँ पे मेरे चैनल पे पूरी एंशिएंट मिडीवल इंडियन हिस्ट्री कवर्ड है, और अब जो ये सीरीज़ मैंने शुरू करी है इसमें मैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात कर रही हूँ। तो चलिए, बहुत कुछ है जानने को, इस वीडियो में शुरू करते हैं। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दी सोशल रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। आज हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल रिफॉर्म्स की। तो देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो सिस्टम था, ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो सिस्टम था, वही सेम विलियम बेंटिक जो है वो फॉलो करते हैं, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं जिसमें वो थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं। स्पेशली आप देखेंगे जुडिशरी की फील्ड में ये चेंजेस करते हैं और कुछ मेजर्स अडॉप्ट करते हैं, वो हम वन बाय वन देख लेते हैं। तो पहला इनका है एबॉलिशन ऑफ प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑफ अपील एंड सर्किट। तो देखिए, जो लॉ कोर्ट्स है उसमें ये रिफॉर्म करते हैं, और जो 4 प्रिंसिपल कोर्ट्स थे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो स्टैब्लिश किए थे, जो कहाँ थे, कैलकाटा, ढाका और मुर्शिदाबाद और पटना में, ठीक है। और इसके अलावा जो सर्किट कोर्ट्स थे वो इन्होंने एबॉलिश कर दिया, और उसकी जगह क्यों एबॉलिश कर दिया, क्योंकि ये जो कोर्ट्स थे ये बहुत ही इनएफिशिएंट थे और काफ़ी एक्सपेंसिव भी थे। और अब जो सारी पावर्स थी वो किसको दे दी, इन्होंने डिस्ट्रिक्ट जजेस को दे दी, जिससे कि आप देखोगे इकोनॉमी पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये पहला इन्होंने रिफॉर्म ये लेकर आए। दूसरा हम देखेंगे सेटिंग अप सदर दीवानी अदालत एंड सदर निजामत अदालत। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस से रिलेटेड जो रिफॉर्म्स हैं उसकी वीडियो मैंने आपको इस पे मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके वो देख सकते हैं, जिससे कि एक बैकग्राउंड बना होगा, तो वन बाय वन आपको और आसान होगा ये टॉपिक समझने में। तो ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, एक सदर अदालत जो थी वो स्टैब्लिश करी इलाहाबाद में। देखिए, इनका एक फोकस ये था कि जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस है उसको थोड़ा हाईलाइट करना है, उसको डेवलप करना है। तो आप देखेंगे पहले भी इस फील्ड में इन्होंने काफ़ी काम किया, ठीक है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है इलाहाबाद में खोला था। अब आप देखेंगे दूसरा काम ये क्या करते हैं, सदर अदालत ओपन करते हैं इलाहाबाद में। और ये जो थी ये अपील्स दे यूज टू हियर द अपील्स फ्रॉम द ओरिजिनल कोर्ट्स ऑफ द नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। तो इससे क्या हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट था कैलकाटा में उसका बर्डन काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि अब जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के की जो भी अपील्स है वो इलाहाबाद वाले कोर्ट में, सदर अदालत में हियर की जाती हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो है एक्सपेंशन बढ़ता जा रहा है, कंपनी जो है एनेक्स करती जा रही है, वो अपने एरिया को ब्रॉड करती जा रही है। तो जब वो एरिया बढ़ रहा है तो कैलकाटा की जो अदालत है उस पर काफ़ी बर्डन पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो बर्डन को कम करने के लिए आप देखेंगे उन्होंने जो इलाहाबाद में इस वजह से कोर्ट सेटअप किया। नेक्स्ट हम देखेंगे एडॉप्शन ऑफ वर्नाकुलर्स एज कोर्ट लैंग्वेज इन प्लेस ऑफ पर्शियन। तो पहले आप देखेंगे जो कोर्ट लैंग्वेज थी वो थी पर्शियन, जो कि बहुत सारे लोगों को, इवन जो नॉर्मल लोग हैं, आम आदमी था, उनको भी ज़्यादा समझ में नहीं आती थी, और यूरोपियंस को तो खैर बिल्कुल नहीं समझ में आती थी। तो उसकी जगह जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ही डिसाइडेड दैट इंग्लिश एंड वर्नाकुलर शुड बी द ऑफिशियल एंड कोड लैंग्वेजेस इंस्टेड ऑफ पर्शियन। तो अब इन्होंने क्या किया कि इंग्लिश और इसके अलावा वर्नाकुलर जो लोकल लैंग्वेजेस होंगी वो होंगी अब कोर्ट लैंग्वेज। तो ये नेक्स्ट रिफॉर्म ये लेकर आए। नेक्स्ट क्या किया इन्होंने, द कोडिफिकेशन ऑफ द इंडियन लॉ, जो इंडियन लॉ है उसको कोडिफाई कर दिया। सो देर वर सेवरल टाइप्स ऑफ लॉज बिफोर 1833। क्या कौन कौन से थे, देर वर इंग्लिश एक्ट्स, देर वर प्रेसिडेंसी रेगुलेशंस, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, कस्टमरी लॉ, ये बहुत सारे आप देखेंगे लॉज थे। सो विलियम बेंटिक क्या करते हैं, ये एक पोस्ट क्रिएट करते हैं ऑफ अ लॉ मेंबर।
एंड जो कि कहाँ पे होती है, इट वाज क्रिएटेड इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है वहाँ पे लॉ मेंबर की एक पोस्ट क्रिएट की जाती है, और ये जो मेंबर हैं, पहले लॉ मेंबर वो कौन बनते हैं, वो बनते हैं मिकॉले। एंड इसके साथ साथ जो इंडिया लॉ कमीशन है, इट वाज स्टैब्लिश टू स्टडी एंड अंडरटेक द कोडिफिकेशन ऑफ द इंडियन लॉ। तो क्योंकि इनको कोडिफाई करना था तो उससे रिलेटेड जो है स्टडी ये करते हैं। इसके बाद मिकॉले जो थे, ही वॉज द फर्स्ट चेयरमैन एंड रेंडर्ड अ यमन्स सर्विस इन प्रिपेयरिंग अ पीनल कोड। तो पहले आप देखोगे इंडियन पीनल कोड जो है वो मिकॉले के टाइम पे जो है बनाया जाता है, ठीक है। और इसके बाद जिससे कि क्या आप देखेंगे लॉयर्स को काफ़ी हेल्प मिलती है, और जस्टिस जो है वो और इजी हो जाता है, सिंपल हो जाता है, ठीक है। सो ये था कि जो इंडियन पीनल कोड था, दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट स्टेप, जिसकी वजह से आप देखेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम जो क्रिमिनल लॉज थे ऑफ इंडिया, इट वाज बीइंग जो है इट वॉज बीइंग कोडिफाइड। तो ये एक इंपॉर्टेंट मेजर था इनका। नेक्स्ट हम देखेंगे द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द इंडियन जजेस वर इम्प्रूव्ड। तो देखिए जो इंडियन जजेस थे, ठीक है, उनके लिए अब स्कोप बढ़ता है, एंड दे वर गिवन मोर पावर एंड हायर सैलरी, ज़्यादा पावर दी जाती है, उनकी तनख्वाह भी बढ़ा दी जाती है। एंड मेजर्स वर टेकन टू इंक्रीज द नंबर ऑफ नेटिव जजेस। तो कोशिश ये की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है नेटिव जजेस को एम्प्लॉय किया जाए। नेक्स्ट ये क्या करते हैं, इंक्रीज इन द पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट्स। तो एक और अचीवमेंट ये थी विलियम बेंटिक की कि इन्होंने जो है मैजिस्ट्रेट की पावर को बढ़ा दिया था। अब उसके पास क्या पावर थी कि वो अप टू 2 years ही कैन अवॉर्ड पनिशमेंट, मतलब 2 साल तक की पनिशमेंट जो है मैजिस्ट्रेट वो दे सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे वो है जूरी सिस्टम। तो ये क्या था, जो इंट्रोडक्शन ऑफ जूरी सिस्टम अंडर विच यूरोपियन जजेस कुड टेक द असिस्टेंस ऑफ रिस्पेक्टेबल इंडियंस। तो जो इंडियंस हैं वो उनकी जो है असिस्टेंस यूरोपियन जजेस ले सकते हैं। तो ये जूरी सिस्टम जो है इन्होंने क्रिएट किया। नेक्स्ट हम देखेंगे रिफॉर्म्स इन रिक्रूटमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस। सो यहाँ पे क्या किया कि देखिए पहले जो है विलियम बेंटिक से पहले इस पब्लिक सर्विसेज में जो है बहुत एक ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ता था इंडियंस को। डिफरेंस था यूरोपियंस और इंडियंस का, जो कि कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था, तो जिसकी वजह से इंडियंस को काफ़ी ह्यूमिलिएशन होती थी। सो अब जो है इन्होंने इस चीज़ को बेटर किया, और फिटनेस और मैरिट जो थी वो बनता है इसका एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। एंड सेक्शन 87 ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 प्रोवाइडेड दैट नो इंडियन सब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी इन इंडिया was to be debarred from holding any office under the company by reason of his religion, place of birth, descent and color। तो आपको इस स्टेटमेंट से पता लग जाएगा कि इसके तहत जो है किसी भी तरीके का जो डिवीजन है, मतलब जो डिफरेंस जो डिस्क्रिमिनेशन इंडियंस के साथ होता था ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, प्लेस, बर्थ, डिसेंट एंड कलर, वो इसकी वजह से अब हटा दिया गया कि आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए, आप में फिटनेस होनी चाहिए, मेरिट बेसिस पे जो है उनको कहीं पे भी अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये एक इन्होंने इंपॉर्टेंट स्टेप लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स ये लेकर आए। इसके बेसिस पे क्या किया, ही एनकरेज्ड स्टीम कम्युनिकेशन बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया वाया रेड सी, और इसके साथ साथ इन्होंने पहला स्टीम शिप नेविगेशन भी इंट्रोड्यूस किया, जो जिसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। लास्टली इन्होंने क्या किया इस फील्ड में, पब्लिक वर्क्स रिफॉर्म। इसमें क्या किया, सबसे पहले द ग्रैंड रोड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली वॉज कैरिड टू लाहौर एंड पेशावर। तो कैलकाटा से दिल्ली से आगे चलकर लाहौर और पेशावर पे ये रोड क्रिएट करी गई। एंड एक और जो थी वो की गई फ्रॉम बॉम्बे टू आगरा, मतलब उसका काम भी शुरू हो गया। एंड दीज रोड्स एनहांस ट्रेड एंड ब्रॉड प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि जब भी सड़क बनती है तो उससे आपको पता है ट्रेड में तो काफ़ी बूस्ट मिलता है, लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह उनका कम्यूट करना आसान होता है, और ब्रिटिशर्स के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है अगर वो रेलवे सिस्टम अच्छा कर ले या रोड्स अच्छी क्रिएट कर ले। उससे क्या होगा, वो लोगों पे बहुत जल्दी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर कोई इंटरनल रिवोल्ट होता है तो वो फटाफट से रोड के थ्रू अपनी मिलिट्री भेज सकते हैं, आर्मी या फिर ट्रेन के थ्रू अपनी मिलिट्री रेलवेज के थ्रू भेज सकते हैं, जिससे कि वो बहुत जल्दी इंटरनल रिवोल्ट को क्रश कर ले, ठीक है। सो ये चीज़ इन्होंने करी। खैर, और दूसरा क्या किया इन्होंने इसी फील्ड में, इरिगेशन को बढ़ाया, एंड इसकी वजह से उन्होंने कनाल्स खोदी। कहाँ पे, दे कनाल्स वर डग अप इन नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस, जो कि उत्तर प्रदेश है प्रेजेंट, ठीक है। तो वहाँ पे इन्होंने जो है कनाल्स भी
जो है ओपन करी। सो ये थे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशरी रिफॉर्म्स। इसके अलावा भी हमने खैर बहुत सारे रिफॉर्म्स देख लिए हैं। अब हम बात करेंगे एजुकेशनल रिफॉर्म्स की। तो विलियम बेंटिक जो है उनको आप पायनियर मान सकते हैं इस फील्ड में, जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन है, ठीक है, उसकी फील्ड में। तो सिंस 1813 द कंपनी हैड बिगन स्पेंडिंग 1 लाख रुपीज़। आपको पता है मिकॉले का मिनट अगर आपने पढ़ा होगा तो उसके तहत क्या हुआ था कि 1 लाख रुपए ये मान लिया गया था कि इंडियन एजुकेशन में जो है लगाया जाएगा, ठीक है। और ये बेसिकली स्पेंड किया जाता था ओरिएंटल लैंग्वेजेस में, जैसे कि संस्कृत में, अरेबिक या पर्शियन में। अब विलियम बेंटिक के टाइम पे क्या होता है, देयर वाज अ कंट्रोवर्सी एज व्हाट शुड बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन चल रहा था कि क्या जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वो इंग्लिश होगा कि या फिर वो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में होगा। तो इस तरीके की कन्फ्यूजन चल रही थी। सो बेंटिक एडवोकेटेड द यूज ऑफ इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। और अल्टीमेटली आप देखेंगे विलियम बेंटिक के टाइम पे ये डिक्लेयर किया गया कि जो इंग्लिश है वो एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज होगी दोनों जगह, स्कूल में भी और कॉलेजेस में भी। एंड इसके तहत आप देखोगे ही थॉट दिस वुड फैसिलिटेट इंडियनाइजेशन ऑफ द सर्विस। देखिए आपको पता है मिकॉले का एम क्या था कि चाहे रंग में और देखने में जो हैं वो इंडियन होंगे, पर जो उनका दिमाग होगा, जो उनका जो एटिकेट्स होंगे या जो भी चीज़ें उनके अंदर होगी, वो क्या एक्शंस उनके होंगे, वो सारे इंग्लिश होंगे। तो इसी पर्पस के थ्रू जो है ये चीज़ क्रिएट की गई, इंग्लिश को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई। एंड देयर वर 2 स्कूल्स ऑफ थॉट। देखिए ये कन्फ्यूजन था कि एक तो यही था कि इंग्लिश का होना चाहिए या वर्नाकुलर ओरिएंटल लैंग्वेज का। सो अल्टीमेटली यही डिक्लेयर किया गया कि इंग्लिश जो होगी वो होगी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज। और वेस्टर्न साइंसेस को भी काफ़ी हाईलाइट किया गया। And the introduction of English proved a blessing in disguise, and there originated the system of education in India on modern lines. So जैसे ही उन्होंने इंग्लिश को एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चुना, तो जिसकी वजह से क्या हो गया, जो इंडियन एजुकेशन है वो मॉडर्न लाइन्स में सेटअप की गई। आपको पता है करंटली भी हम इसी को फॉलो कर रहे हैं। एंड विद स्लाइट मॉडिफिकेशन इट स्टिल कंटिन्यूज इन इंडिया। कुछ चेंजेस हुए हैं बट अभी भी आप देखेंगे इंडिया में ये चल रही है। हम जो ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन रिफॉर्म्स किए थे, जो एजुकेशन सेटअप किया था, ठीक है, वही हम अभी भी फॉलो कर रहे हैं। हाँ, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, वो तो खैर वक्त ही बताएगा कि क्या वो पॉजिटिव होते हैं, वो कैसे होते हैं। बट या बहुत ज़रूरत है, ये समय है कि जो एजुकेशन सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया था उसको बदला जाए, ठीक है, क्योंकि जो एजुकेशन सिस्टम है वो उनकी नीड्स को फुलफिल कर रहा था। और अब क्या ज़रूरत, इंग्लिश जो जो ये ब्रिटिशर्स हैं वो चले गए, ठीक है, बट हम उनके सिस्टम को भी अभी फॉलो कर रहे हैं। तो यही है कि सारी टाइम ऑफ द नीड ऑफ द टाइम इज दैट वी शुड चेंज एवरीथिंग, ठीक है, क्योंकि जो भी इंडियंस को चाहिए, जो हमारी इकोनॉमी को चाहिए, जो हमारे कल्चर को चाहिए, वो हमें अडॉप्ट करना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एजुकेशन में जितना जल्दी हो सके वो रिफॉर्म हो। खैर ठीक है, तो ये चीज़ है। इसके बाद आपको पता है क्या पर्पस था इसके पीछे, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था ये इंग्लिश को अडॉप्ट करने के पीछे। सो वन टू प्रोड्यूस एन एजुकेटेड क्लास दैट वाज इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन मैनर्स एंड टेस्ट। तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वो चाहे वो देखने में या खून से तो इंडियन होंगे, पर उनका मैनर और टेस्ट कैसा होगा, जो कि इंग्लिश होगा। जिससे क्या होगा कि ये जो इंग्लिश है, जो इंडियन इंग्लिश है, वो किसको सर्व करेंगे, वो कंपनी की नीड्स को सर्व करेंगे। तो इस वजह से उन्होंने ये चीज़ की थी। दूसरा क्या किया, टू प्रिपेयर एन एजुकेटेड क्लास टू टेक अप एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स इन द कंपनी। जो मैंने अभी बोला कि ये चीज़ इसलिए की गई जिससे कि कंपनी के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है वो उस पर जो है जॉब्स कर सके। तो इनके अपने रीजंस थे, मतलब इनको खुद ज़रूरत थी, ठीक है, इस वजह से उन्होंने ये जो एजुकेशन का सिस्टम था वो इंट्रोड्यूस किया। एंड फर्दर इट ब्रॉट द इंडियंस इन क्लोजर कॉन्टैक्ट एंड हेल्प द कॉज ऑफ नेशनलिज्म द कंट्री। देखिए इसका लेकिन एक और उल्टा मतलब नुकसान भी हो गया इनको कि लोग जो हैं, जो फॉरेन एजुकेशन में इंग्लिश एजुकेशन को जो फॉलो कर रहे हैं, अब उनको ये पता लग गया कि इनकी कमज़ोरियाँ क्या हैं, इनकी रियलिटी क्या है, जिसकी वजह से आप देखोगे नेशनलिज्म की फीलिंग जो है कंट्री में वो इंक्रीज होती है। खैर आगे आप देखेंगे बेंटिक फाउंडेड द कैलकटा मेडिकल कॉलेज इन 1835, ठीक है, और इसी मॉडर्न लाइन्स में कॉलेज सेटअप किया गया कैलकटा मेडिकल कॉलेज 1835 में। एंड इसके साथ साथ एल्फिंस्टन कॉलेज इट वाज फाउंडेड एट बॉम्बे फॉर इम्पोर्टिंग एजुकेशन ऑन मॉडर्न लाइन्स। तो ये था एजुकेशनल रिफॉर्म्स अंडर
बेंटिक। इसके अब अलावा हम कुछ और नोटेबल इवेंट्स देख लेते हैं जो विलियम बेंटिक के टाइम पे हुई थी। वैसे तो लॉर्ड विलियम बेंटिक बिल्कुल फेवर में नहीं थे एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स, बट कुछ केसेस ऐसे थे जहाँ पे इंटरवेंशन बिल्कुल ज़रूरत थी। सो सबसे पहले हम देखेंगे मैसूर के केस में क्या होता है। जो राजा कृष्ण थे मैसूर के, हु हैड बीन इंस्टॉल्ड ऑन द गद्दी बाय लॉर्ड वेलेस्ली, टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी इनकॉम्पिटेंट एंड क्रूअल रूलर। सो लॉर्ड वेलेस्ली ने इनको गद्दी पे बिठाया था, ठीक है, बट ये बहुत ही जिनमें कोई काबिलियत नहीं थी और क्रूअल प्रूव होते हैं, जिसकी वजह से इनको हटा दिया गया 1831 में। एंड द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन वाज प्लेस्ड अंडर ब्रिटिश ऑफिसर मार्क कबन, ठीक है, मार्क कबन के अंडर आ गया पूरा मैसूर का एडमिनिस्ट्रेशन। एंड 50 years later, दैट इज इन 1881, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट वाज रिस्टोर्ड टू अडॉप्टेड सन ऑफ कृष्ण बाय लॉर्ड रिपन। तो आगे चलकर 1881 में जो अडॉप्टेड सन थे राजा कृष्ण के, ठीक है, उनको जो है गद्दी पे बिठा दिया गया कि वो एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेंगे, और ये किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट हम देखेंगे कचर। सो कचर जो है ये एक स्मॉल स्टेट है ऑन द ईस्ट नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ऑफ बंगाल, एंड इन 1832 ऑन द डेथ ऑफ द राजा द टेरिटरी वाज एनैक्ट एज एट द रिक्वेस्ट ऑफ द इनहैबिटेंट्स। खैर ये तो बोलने की बात है कि इनहैबिटेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं, जहाँ पे भी ब्रिटिशर्स को अपॉर्चुनिटी मिली वो उन्होंने वो एरिया जो है अपने अंडर ले लिया। तो इनको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी कि जो कचर का राजा है उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर ये एरिया जो है ये अपने अंडर ले लेते हैं। सिमिलरली आप देखोगे कुर्ग में भी सेम चीज़ होती है। ये कुर्ग जो है मैसूर और अरेबियन सी के बीच में पड़ता है। सो जो यहाँ का राजा था वो बहुत ही क्रूअल था, ऑप्रेसिव था, एंड उसने अपने एक परिवार के सारे लोगों को मार दिया था। एंड बेंटिक डिपोज्ड हिम एंड इन कंप्लायंस विद द रिक्वेस्ट ऑफ द पीपल, अगेन सेम चीज़ की रिक्वेस्ट करते हैं लोग, और उसकी वजह से 1834 में वो कुर्ग को भी जो है वो एनेक्स कर लेते हैं ब्रिटिश टेरिटरी के अंडर। सो ये देखेंगे ये कुछ इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स थे जो लॉर्ड विलियम बेंटिक अपने टाइम पर लेकर आते हैं जब वो गवर्नर जनरल बनते हैं। ओवरऑल हम असेस करते हैं तो यहाँ पे आरसी दत्त जो है वो कहते हैं, एंड आई कोट, विलियम बेंटिक 7 years रूल वॉज एन एरा ऑफ पीस, रिट्रेंचमेंट एंड रिफॉर्म्ड, अनकोट। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये कहते हैं कि काफ़ी अच्छा टाइम था उनके समय पे, पीस था, रिफॉर्म था, रिट्रेंचमेंट था, एंड ही सिक्योर्ड ट्रैंक्विलिटी इन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीज डोमिनियंस एंड लिव्ड एट पीस एंड हार्मनी विद द इंडियन पावर्स। देखिए उन्होंने बहुत सुपीरियर, खैर ये सारे ब्रिटिशर्स अपने आप को सुपीरियर ही मानते थे, बट विलियम बेंटिक थोड़े से अलग थे। उन्होंने लोगों के साथ रहने की कोशिश करी कि जो कुछ इविल प्रैक्टिसेस है सोसाइटी में उसको ख़त्म किया जाए। तभी आप देखेंगे सती प्रथा के खिलाफ, ठीक है, ठगी के खिलाफ, या और फीमेल इन्फेंटिसाइड के खिलाफ भी आवाज़ उठाते हैं, ठीक है। एंड इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की फील्ड में, सो जो काफ़ी एफिशिएंट था, और जो ये डेट में चल रहे थे और जो इनका एनुअल एक्सपेंडिचर डिक्रीज था उसको इन्होंने सरप्लस में कन्वर्ट कर दिया। और इसके साथ साथ नॉर्दर्न इंडिया में जो है ही कमेंस्ड अ रिवाइज सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू विच गेव रिलीफ टू लैंडलॉर्ड्स एंड कल्टिवेटर्स। तो ठीक है, कुछ लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट किया जिसकी वजह से लोगों को कहाँ बहुत आराम मिला, ठीक है। और इसके अलावा जो जुडिशल और एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म की बात करें तो उस फील्ड में आप देखोगे जस्टिस जो है वो सस्ता हो गया, इट बिकेम चीपर, स्विफ्टर एंड श्योरर, कि जल्दी होने लग गया और लोगों को न्याय मिलने लग गया, ठीक है। एंड एजुकेशनल रिफॉर्म्स की वजह से आप देखेंगे एक नया आउटलुक जो है वो लेकर आए, ठीक है। सो ओवरऑल देखेंगे तो बाकी गवर्नर जनरल्स के कंपैरेटिवली आप देखोगे विलियम बेंटिक ने काफ़ी अच्छा काम किया है, ठीक है। और तो ये था दिस वॉज ऑल अबाउट द रिफॉर्म्स ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। और इसके साथ ही खैर ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे डलहौजी के रिफॉर्म्स की, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। So चलिए, thank you so much for watching. If you like the video, so do not forget to subscribe the channel, like, share and comment. Thank you so much for watching once again. I'll see you in the next video. Till then, take care, stay safe.